हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बनी जाए इसमें आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए जो हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स का बचा हुआ था सेगमेंट, हम वो लेकर के आए हैं। क्योंकि हम जब गवर्नर जनरल पढ़ा रहे हैं तो जो बेसिक डिटेल्स है जिसमें आपके क्वेश्चन पूरी तरह से कवर हो जाए, हम वो सब पूरी तरह से लेकर के आए हैं कि आपका क्वेश्चन जहां से गलत नहीं हो सके। कहीं भी एग्जामिनर अगर कहीं से भी आपको फंसाना चाहे तो आपका क्वेश्चन वहां से निकल जाए। तो इस तरह से हम पूरी तरह से इसको लेकर के आए हैं। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स का, इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां पर जाकर के देखेंगे। गवर्नर जनरल का बंगाल में किस तरह से शुरुआत होता है और उसके बाद हम फिर धीरे धीरे हम जब हम गवर्नर को पढ़ते जाएंगे, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ जाएगा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ जाएगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद वायसराय आ जाएगा। तो हम इस तरह से पूरी तरह से जर्नी करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा और क्या क्या किया गया है। ठीक है, तो सब और क्या किया इसने? ही डिवाइडेड प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। बंगाल के प्रोविंसेस को इसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करके उसको 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिवीजन में बांट दिया। कितने डिवीजन में? 6 डिवीजन में बांट दिया। और देखो, डिवीजन में बांटने का मतलब क्या है कि जब वो टैक्स को कलेक्शन करेगा तो उसको इजीली क्या हो जाएगा? टैक्स इजीली कलेक्ट करने में सुविधा होगी कि वो उस पर्टिकुलर एरिया का एक एक इंचार्ज बना देंगे और वहां से वो इंचार्ज क्या करेंगे? टैक्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अपॉइंटेड कलेक्टर टू कलेक्ट रेवेन्यू। जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने 6 प्रोविंसेस में बांट दिया, 6 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, वहां पर एक एक कलेक्टर को भी क्या किया? अपॉइंट किया गया है। और पहले कलेक्टर का काम क्या होता था? कलेक्टर का काम क्या होता था? रेवेन्यू को इकट्ठा करना। ठीक है, आज जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसका जो है एक दायरा क्या कर दिया गया? बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इसके हाथ में दिया गया है। तो ये पूरा था, उसका मेन क्या होता था? टैक्स को कलेक्ट करना। ठीक है, और क्या किया था इसने? ही इस्टेब्लिश्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अलग से इसने क्या किया था? सेपरेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग किया था, उसको इस्टेब्लिश किया था। एंड ऑल्सो ऑर्डर टू जमींदार टू प्रिपेयर द पट्टा। और जमींदार को ऑर्डर दिया था पट्टा बनाने के लिए। पट्टा जो अलग अलग टुकड़ों में जमीन को बांट देते थे और अलग अलग टुकड़ों में एक पट्टा बना दिया और उसको पट्टेदारी दे दिया जाता था कि इस जमीन से तुमसे क्या किया जाएगा? तुमसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो पट्टे से जो वसूला जाने वाला टैक्स होता था उसको हम क्या बोलते थे? उसको जो जमींदार के एक एरिया से जो वसूलने वाला टैक्स होता था, उस सिस्टम को हम पट्टेदारी सिस्टम बोलते थे। ठीक है, और जो पट्टा होता था ये एक तरह से क्या होता था? लीगल डॉक्यूमेंट फॉर फार्मर और कल्टीवेटर्स। जो फार्मर होता था उसको एक तरह से यह क्या होता था कि एक पट्टा एक दस्तावेज की तरह होता था कि आज से ये जमीन तुम्हें पट्टे पर दिया जाता है और इसके बदले में तुम क्या चुकाओगे? टैक्स चुकाओगे, लगान चुकाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसने और क्या किया था? इसने किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास ड्यूरिंग हिज रीजन अंडर द एक्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज अबॉलिश्ड एंड द न्यू पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज क्रिएटेड। जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उस पोस्ट को यहां पर खत्म कर दिया गया था। कौन से एक्ट के थ्रू? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो बंगाल का गवर्नर था उसके पद को खत्म कर दिया और क्या लेके आया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या लेके आया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स के ही टाइम में आया था, याद रखना है आपको। और पहली बार फर्स्ट टाइम इसी के टाइम में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये हमारा फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही आया था, याद रखना है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का एक तरह से क्या है? ये बुनियाद है और इसी बुनियाद पर भारत के संविधान बनाया गया है। तो क्या बोलते हैं? लेट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की बुनियाद, नींव यहीं पड़ गई थी। ठीक है, और इसने क्या किया था? इसने कोर्ट भी बनाया था। कितने? कोर्ट को 2 पार्ट में बांटा था। कौन सा? एक कोर्ट होता था, ये कौन सा कोर्ट है? सदर ए दीवान।
सदर ए दीवान को सिविल कोर्ट बोलते थे या दीवानी अदालत बोलते थे, जिसमें दीवानी मामले की सुनवाई होती थी, जिसका नाम क्या होता था, सदर ए दीवान। जैसे सपोज आप भी अगर कहीं कहीं जाएंगे तो थाने सबका जो नाम होता है वो उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे तो थाने का जो ज्यादातर नाम होता है वो सदर के नाम से होता है। ठीक है, दिल्ली में भी आप जाएंगे तो सदर पूरा मार्केट है, सदर बाजार, वहां पर सदर थाना है, और वो सदर इसीलिए पड़ा है क्योंकि थाना वहां पर बहुत पुराना है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम सदर बाजार पड़ा है। ठीक है, तो ये सिविल कोर्ट होता था जिसको हम सदर ए दीवान बोलते थे। और दूसरा इसने क्या बनाया, सदर ए फौजदारी। क्या बनाया था, सदर ए फौजदारी, जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, फौजदारी अदालत बोलते हैं। क्या है, क्रिमिनल कोर्ट या फौजदारी अदालत, आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ही कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछेगा, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल भी था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, लेकिन मतलब ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। तो जब जनरल जुड़ जाएगा तो फर्स्ट था, और जब ओनली जनरल हट जाएगा तो लास्ट था। ये याद रखना। पहले जो था, पहले कौन था, लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड क्लाइव था, हमने पढ़ा है पीछे। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव था, पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल आ गया ना यहाँ पर कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था। ठीक है, क्या है, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड। 4 सदस्यीय एक काउंसिल की स्थापना किया जाता है। 4 मेंबर काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड टू सपोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ दीज प्रोविंसेस या प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर 4 सदस्यीय एक समूह बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, एक काउंसिल बनाया जाता है, जिसका मेन काम होता है गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालने के लिए, गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन का काम में हल्का करने के लिए उनको क्या किया गया, इनको शामिल किया गया कि ये पूरी तरह से उसको क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। मेनली गवर्नर का क्या होता था, जैसे आजकल क्या होता है, आजकल जैसे पीएम का ऑर्डर ही तो चलता है, मेन काम किसका होता है, ब्यूरोक्रेसी को होता है। तो यही जो 4 सदस्यीय टीम होता था, यही एक तरह से पूरी ब्यूरोक्रेसी को संभालते थे, बस गवर्नर का वहां पर साइन होता था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और क्या किया था इसने, अंडर दिस एक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता वॉज अनाउंस्ड एंड सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू द कलकत्ता इन 1774। आपने क्या देखा, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में, और जस्ट एक साल के बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है उसको सबसे पहली बार कौन लेके आए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब लेकर के आए थे। और इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता का जो आपका विलियम फोर्ट है, जो विलियम फोर्ट किला है जिसमें ब्लैक होल की घटना हुई थी, उसी के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट था। जो आपका दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट है, ये उसी के अंदर था। इनको क्या किया गया, बाद में शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। ठीक है, और जब सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, चीफ जस्टिस भी बनाए जाएंगे। तो जो पहला चीफ जस्टिस था, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज एलिजा इम्पे। ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट जितना ज्यादा आप स्टार लगाएंगे उतना इंपॉर्टेंट है ये। एलिजा इम्पे आपको भूलना नहीं है। फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था, एलिजा इम्पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, और इसने क्या किया था, jurisdictions of the Supreme Court of Calcutta was BBO। क्या है BBO, हमने पिछले क्लास में कई बार BBO की चर्चा किया है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में पूरी तरह से जुरिडिक्शन के अंदर डाल दिया गया है कि यहां से जो कोई मामला होगा तो वो कहां जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के ही जुरिडिक्शन में आएगा, और वो क्या करेंगे, इनको सॉर्ट आउट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और क्या किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ऑल्सो रिफॉर्म जुडिशरी, ही डिवाइडेड कोर्ट। इसने क्या किया था,
जुडिशरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। याद रखना है आपको, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये जुडिशरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद इसने कोर्ट को 2 पार्ट में बांट दिया था, सदर दीवानी और सदर फौजदारी में। जो सदर दीवानी था उसको हम सिविल कोर्ट बोलते हैं, जो सदर फौजदारी है उसको हम क्रिमिनल कोर्ट बोलते थे। इसने क्या किया था, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट भी बनाया। जब फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया, कहां पर, विलियम फोर्ट में, तो वहां पर एक चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति किया, और उस चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति किया उसका नाम क्या है, एलिजा एम्पे। और इसने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास कराया, जो हम जिसको क्या मानते हैं, फाउंडेशन ऑफ, क्या मानते हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बुनियाद पूरी तरह से, भारतीय संविधान की जो बुनियाद है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही हुआ। तो इस तरह से कई सारे काम वॉरेन हेस्टिंग्स के थ्रू किया गया। तो आगे और भी वॉरेन हेस्टिंग्स की कुछ अचीवमेंट है जिसको हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डलेगा तो आपको ये वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बदले में हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारा सब कुछ फ्री है। आपको हम जब फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा और हमें काम करने में अच्छा लगेगा। हम उसी मोटिवेशन के साथ, उसी जुनून के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और काम करते रहेंगे, ताकि आपका एग्जाम निकलेगा और आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस नोट्स को अगर आप बना करके पढ़ते हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले भी अगर देखते हैं, तो मैं इंग्लिश में जो लिखा हुआ है मैं उसको हिंदी में बोल देता हूं, आप उसको सुन करके आराम से नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत इजी है। ठीक है, जिस तरह से मैं समझाता हूं वो आप दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों की दया दृष्टि रहेगी तो बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, हम बाइलिंगुअल में लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी सिस्टम उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के सपोर्ट से हम ये भी अचीवमेंट करेंगे। तो बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए वीडियो और पढ़ते रहिए, अपने समय का जाया न कीजिए। बिल्कुल यूट्यूब पर शॉर्ट, इंस्टाग्राम पर समय कम व्यतीत कीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप का सपना, आपके माँ बाप का सपना आपके ऊपर बंधा हुआ है। अगर आप उसे साकार करेंगे तो उसको जितनी खुशी होगी दुनिया में किसी को खुशी नहीं होगी। तो आपको अपने लिए तो जीना ही है, लेकिन आपको अपने लिए तो मेहनत करना ही है, साथ में अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, आप जिस एरिया में रहते हैं उनके लिए, सबकी उद्देश्य आपके ऊपर बंधा हुआ होता है। तो आपको मेहनत करना है, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी अड़िग होकर के आपको मेहनत करना है और लगे रहना है। जो भी पढ़िए ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, और अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। जिस तरह से कंपटीशन क्या है आजकल, घोड़े की रेस है, और इस घोड़े के रेस में वही घोड़ा दौड़ेगा, वही घोड़ा जीतेगा जो घोड़ा कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है। लेकिन अगर कोई घोड़ा सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूं, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला रहा हूं, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो घोड़ा हार जाएगा। वही वाली कहानी है जो कछुआ और खरगोश की हुआ था। खरगोश अपने आप को ज्यादा होशियार समझता था और वो क्या किया, थोड़ी देर सोने के चक्कर में कछुआ तब तक धीरे धीरे पहुंच गया। तो उसी तरह से आप लोगों को जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो फिर भी आपको कुछ न कुछ पढ़ना है, कुछ न कुछ करना है। अगर आपको दूसरे चीज में मन नहीं लग रहा है तो कोई नया चीज पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई वो अमूल्य वस्तु है जिससे आपको कोई नहीं वंचित कर सकता है और जिससे आप जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो पढ़ते रहिए, बहुत जल्द किसी और वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।